सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 7 विज्ञान विषय में चैप्टर नंबर 2 प्राणियों में पोषण, इस चैप्टर का आज हम अध्ययन करते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो हमने पहले पढ़ा था कि किस प्रकार से पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु प्राणी यानी जंतु, पक्षी, मनुष्य ये ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। वह पौधों से ही भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं यानी उसको खा लेते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। जैसे हिरण घास खाता है और वो घास खाकर भोजन प्राप्त करता है, और शेर हिरण को खा जाता है, तो शेर ने उस प्राणी को खाया जो कि पौधों पर निर्भर था। तो इस प्रकार से कुछ जंतु पौधों एवं जंतु दोनों को खाते हैं। याद रखिए, मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने और शरीर को स्वस्थ और गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। अगर खाद्य पदार्थ नहीं मिलेंगे तो मानव या जो जीव है उसकी वृद्धि प्रभावित हो जाएगी, और लंबे टाइम तक खाद्य पदार्थ नहीं मिलेगा तो उसका शरीर समाप्त हो जाएगा। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण यानी भोजन को ग्रहण करना, भोजन को मुंह में ले जाना। तो भोजन के को ग्रहण करना ये तो अंतर्ग्रहण की विधि है, और शरीर में इसके उपयोग की विधि, ये दोनों इसमें शामिल है। यानी प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता और आहार किस प्रकार से वो ग्रहण करता है इसकी विधि, और शरीर में इसके उपयोग की विधि, ये इसमें शामिल है। इससे पहले की जो कक्षा थी उसमें भोजन के विषय में आपने गत वर्ष में पढ़ा होगा कि किस किस प्रकार से उनके जो संगठक है, आप थोड़ा सा अगर याद करेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, ये भोजन के उस समय आपने कक्षा 6 में जो संगठक पदार्थ है उसको आपने पढ़ा था। अब कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ होते हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः इन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। आप नीचे एक आरेख देखिए कि इसमें दिखाया गया है कि जो जटिल पदार्थ है वो आपस में मिला हुआ है और इसको एक सरल खाद्य पदार्थ में इसको बदला गया है। उसके बाद में जंतु इसको उपयोग कर पाते हैं। तो ये जो जटिल पदार्थ है उसका सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है, तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। अब मनुष्य ने कार्बोहाइड्रेट मनुष्य के शरीर में गया तो फिर अंदर से जो प्रक्रिया चलेगी उसमें उसको सरल रूप में उसको तोड़ा जाएगा, उसका विखंडन किया जाएगा। तो ये जो काम है इसी को हम पाचन कहते हैं। अब खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ, यानी भोजन को जीव ग्रहण करता है तो उसकी कौन कौन सी विधियाँ हैं। अब भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी यानी हमिंग बर्ड
ये पौधों का मकरंद चूसते हैं। मकरंद यानी रस चूसते हैं। आपने देखा है कि मधुमक्खी फूलों पे बैठती है तो वो फूल को खाती नहीं है, केवल फूल का रस चूसती है वो। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण कर लेते हैं। आपके लिए एक छोटा सा कार्य है कि एक नीचे सारणी दी गई है, इसमें से आपको जंतुओं के नाम लिखे हैं। घोंघा, चींटी, चील, मरमर पक्षी, जूं, मच्छर, तितली, मक्खी, ये किस प्रकार का तो आहार करते हैं और आहार की विधि उनकी क्या है। अब आहार की विधि कौन कौन सी हो सकती है? छीलना, चबाना, काटना, पकड़ना, निगलना, साइफन की तरह उसको लेना, स्पंजी दबाना, चूषण उसको चूसना। तो आप देखिए कि इसमें पहले आ चुका है कि किस प्रकार से तितली है वो आहार का प्रकार इसका क्या हो जाएगा? फूल, पुष्प। आहार की विधि हो जाएगी, आहार की विधि हो जाएगी चूषण। वो भोजन को चूसते हैं। इसी प्रकार से आपने चींटी को देखा है कि वो कौन सा आहार करती है और आहार की उसकी विधि क्या है। तो थोड़ा सा आप इनमें ध्यान देते हुए एक मैं आपको बता देता हूँ, जो घोंघा, ये जो घोंघा नाम का पक्षी होता है, पक्षी नहीं होता सॉरी, ये एक छोटा जानवर होता है जो कि घास के मैदान और बगीचों में पाया जाता है और ये एक शाकाहारी प्राणी होता है। थोड़ा सा आप इसमें ध्यान करेंगे तो आप के लिए एक छोटा सा एक होमवर्क है कि कैसा वो आहार करते हैं और आहार की इनकी विधि क्या है, आपको सारणी में इसमें लिखना है। एक विशेष जानकारी आपके लिए है कि स्टारफिश यानी तारा मछली, यह कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है और कवच खोलने के बाद वह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है और आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। तो हुई ना एक अद्भुत बात, यानी स्टारफिश अपना आमाशय बाहर निकालकर भोजन को पचा लेती है। जब भोजन का पाचन होता है तो जो उसकी जो क्रिया प्रारंभ होती है वो मुख में भोजन ग्रहण करने से होती है और जो भोजन है ये विभिन्न भागों से गुजरता है और इसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता है, यानी क्रमशः होता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति यानी उसकी दीवार, क्षुद्रांत्र, छोटी आंत, आहार नाल, इनसे संबद्ध विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, ये पाचक रस स्रावित करते हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं और आहार नाल एवं संबद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। देखिए आप कि किस प्रकार से भोजन को जब ग्रहण किया जाता है तो सबसे पहले आप कोई भी भोजन करते हो तो आप भोजन को मुंह में डालते हैं। मुंह में दांतों के द्वारा उस भोजन को चबाया जाता है और दांतों के द्वारा उस भोजन को चबाने के बाद में वह भोजन ग्राशन नली के द्वारा या आहार नाल के द्वारा वो भोजन अपने आमाशय में आता है। आमाशय जिसको आप सामान्य रूप से हम उसको पेट भी उसको कहते हैं। देखिए यहाँ हमने भोजन को ग्रहण किया, भोजन को हमने मुंह में डाला, उसके बाद में भोजन यहाँ से नीचे आता है आहार नाल के माध्यम से और आहार नाल के माध्यम से नीचे आते आते वह भोजन फिर आमाशय में आ जाता है। अब देखिए आप, यह भोजन यहाँ पर आमाशय में आ गया, ये आमाशय है।
यहाँ भोजन आ गया। अब यहाँ भोजन आने के बाद में फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, इनके द्वारा होता हुआ वह अंत में मलाशय और गुदा द्वार के द्वारा वो जो भोजन पचा हुआ नहीं है वह बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो मानव शरीर है उसमें भोजन के उसके पचने का तरीका है। अब इसमें से पित्ताशय, यकृत और ये लाला ग्रंथि, अग्नाशय, ये विभिन्न प्रकार के रस का स्राव करते हैं जो कि इसमें सहायता करता है। हम भोजन को अपने मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं और इसे पचाते हैं, फिर इसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा हुआ भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। आपने क्या यह जानने का कभी प्रयास किया कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? आपने एक लड्डू लिया और लड्डू को मुंह में डाला और वह लड्डू आपके पेट में चला गया, हमें इतनी जानकारी होती है। अब उसके अंदर क्या होता है? भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को हम विभिन्न भाग में बांट सकते हैं। मुख गुहिका मुंह, उसके बाद में ग्रास नली, फिर आमाशय, फिर क्षुद्रांत छोटी आंत, उसके बाद में बृहदांत्र बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती है और अंत में मल द्वार अथवा गुदा। अब यह एक लंबा मार्ग होता है। आपको इसमें एक छोटी सी जानकारी कराते हैं कि जो छोटी आंत होती है इसका रंग भूरा या बैंगनी रंग का होता है और इसकी लंबाई होती है 20 फीट से लेकर 23 फीट तक। 20 फीट से 23 फीट तक। आप जिस कमरे में निवास करते हैं सामान्यतः उस कमरे की जो लंबाई चौड़ाई होती है वो 8 या 10 फीट होती है। अब इससे 2 गुने से भी ज़्यादा लंबाई की, यानी 20 से लेकर 23 फीट तक की लंबाई की छोटी आंत होती है। रंग उसका भूरा बैंगनी होता है। और जो बड़ी आंत होती है उसकी मोटाई ज़्यादा होती है, रंग उसका बिल्कुल गहरा लाल रंग होता है और लगभग 5 फीट तक उसकी लंबाई होती है। अब किस प्रकार से भोजन का पाचन होता है और भोजन का क्या होता है, थोड़ा सा उसको विस्तार में हम देखते हैं। भोजन का जो अंतर्ग्रहण है वो मुख के द्वारा किया जाता है। मुख में हम भोजन को डालते हैं। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को कहते हैं अंतर्ग्रहण। आपने एक लड्डू उठाया या आपने एक केला लिया, उस केले को आपने मुंह के अंदर डाला, तो ये जो आपने काम किया है उसको कहेंगे अंतर्ग्रहण। उसके बाद में हम दांतों की सहायता से भोजन को चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि के द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। अब आप में से कई ऐसा क्या करते हैं कि भोजन को ठीक प्रकार से चबाते नहीं हैं, तो जो कार्य दांतों को करना चाहिए था वो कार्य फिर पेट में और आंतों को करना पड़ता है और उनके लिए फिर एक ज़्यादा कार्य उनको करना पड़ता है। इसके लिए भोजन को चबा चबा कर करना चाहिए। तो हमने भोजन को मुख में ग्रहण किया, उसके बाद में दांतों की सहायता से उसको चबाया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको पीसा जाता है। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच में अलग अलग सॉकेट में धंसा होता है और हमारे दांतों की आकृति भी अलग अलग होती है, उनके काम भी अलग अलग होते हैं। इसके अनुसार से उनको नाम भी अलग अलग दिए जाते हैं। आप अपने हाथ धोकर दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। अपनी तर्जनी से आप दांतों को छूकर महसूस कीजिए, इनकी काउंटिंग कीजिए कि आपके मुंह में कितने दांत हैं, कितने प्रकार के दांत हैं। आप एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए और उसे काटने और उसके दंशन जो उसमें छिद्र हुआ था उसके लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं, कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने और फाड़ने के काम आते हैं, उन दांतों को आप पहचानिए। जो चबाने और पीसने के काम आते हैं उन दांतों को भी आप पहचानिए। और उसके बाद में आप ये जो सारणी इसमें एक बनी हुई है उसमें आप लिख सकते हैं कि कौन से दांत कितने प्रकार के इसमें होते हैं। आप देखिए, ये हमारे दांतों की संरचना है। ये नीचे का जबड़ा आपके सामने है,
तो जितने दांत नीचे हैं उतने ही दांत ऊपर होते हैं। ऊपर और नीचे दो प्रकार के जबड़े होते हैं। तो आप इसमें देखिए, इसमें कृंतक दांत और रदनक, अग्र चवर्णक और च्वर्णक। तो ये जो चबाने का काम होता है, कई ऐसे दांत होते हैं जिनका काम होता है काटना, किसी दांत का काम होता है चीरना फाड़ना। तो इसके आधार पर इन दांतों की संख्या आप सारणी में लिख सकते हैं। सारणी आप देखिए, नीचे का जबड़ा और ऊपर का जबड़ा। हम देखते हैं पहले कर्तन एवं दंशन वाले दांत, यानी कि काटने वाले और अंदर चुभोने वाले जो दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी कितनी होती है। तो इनकी संख्या होती है, नीचे वाले जबड़े में होते हैं ये 4, ऊपर वाले जबड़े में भी 4 होते हैं। कुल संख्या होगी इनकी 8। उसके बाद में है चीरने फाड़ने वाले दांत। अब चीरने फाड़ने वाले दांत, नीचे के जबड़े में इनकी संख्या होती है 2, ऊपर के जबड़े में भी संख्या होती है 2, और कुल योग हो गया इनका 4। इसके बाद में जिन दांतों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है वो होती हैं चबाने और पीसने वाले दांत। इनकी संख्या नीचे वाले जबड़े में होती है 10, और जो ऊपर वाला जबड़ा होता है उसमें भी होती है 10। तो कुल संख्या होगी इनकी 20। अब आप देखिए, 8 + 4 + 20, इन सबको जोड़ देंगे तो कुल दांतों की संख्या हो जाएगी 32। तो मनुष्य में, एक स्वस्थ मनुष्य के जबड़े में कुल 32 दांत होते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब इसमें आप आगे विषय को हम बढ़ाते हैं। आप देखिए, आगे है दूध के दांत तथा स्थायी दांत। आपने मुहावरा भी सुना होगा, दूध के दांत निकलना, दूध के दांत टूटना, दूध के दांत नहीं टूटे हैं, इस प्रकार के आपने सुना है। तो आपको कुछ याद है कि कुछ वर्ष पहले जब आपके दांत गिरते थे, जब आप छोटी कक्षाओं में थे, कोई 2nd, 3rd, 4th इन कक्षाओं में थे या उससे भी छोटे, तो आपके सारे के सारे मुंह में दांत नहीं होते थे। कभी एक दांत ऊपर का गिरा हुआ है, कभी नीचे का गिरा हुआ है, किसी के 2 दांत गिरे हुए हैं, फिर कोई नया दांत आ रहा है। इस प्रकार का काम चलता रहता था। तो हमारे दांतों का जो प्रथम सेट है वो शैशव काल से निकलता है और लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। यानी ऐसे दांत जो जन्म से लेकर 8 वर्ष की आयु तक आते हैं और आकर गिर जाते हैं, वो कहलाते हैं दूध के दांत। इन दांतों के स्थान पर दूसरे जो दांत निकलते हैं वो होते हैं स्थायी दांत। वो दांत टूटते नहीं हैं, और वो दांत यदि आपके टूट गए तो फिर उसकी जगह नया दांत नहीं आता। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं। तथापि जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, उम्र उसकी बहुत बड़ी हो जाती है, तो वृद्धावस्था में ये प्राय गिरने लगते हैं। आपने देखा होगा कि घर में आपके दादाजी हैं, आपकी दादी जी हैं, नाना जी, नानी जी, जो बड़े हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा है, उनके मुख में दांत धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं, और एक स्थिति ऐसी आती है कि मुख में एक भी दांत नहीं होता, वो सारे दांत गिर जाते हैं। और उसके स्थान पर फिर आजकल नए प्रकार के दांत भी लग जाते हैं, नकली दांत भी उसमें लगा लिए जाते हैं। हम विषय को आगे बढ़ाते हैं। दांतों के बारे में विषय है मिठाइयाँ और दंत क्षय। दंत क्षय का मतलब होता है दांतों का खराब होना, दांतों को किस प्रकार से नुकसान होता है। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत एवं मुख साफ नहीं करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु जो निवास करते हैं वो वृद्धि करने लग जाते हैं, और ये जीवाणु दांतों के बीच में फंसे भोजन की जो शर्करा है, जो उसका मीठा भाग है, उसका विघटन करके उसमें
अम्ल को बना लेते हैं। और यह जानने के लिए अम्ल क्या है ये हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये अम्ल धीरे धीरे दांत को क्षति पहुंचाते हैं, और जो दांत को धीरे धीरे क्षति पहुंचती है इसी को कहते हैं दंत क्षय, यानी दांत का नुकसान होना। यदि समय रहते इसका उपचार नहीं किया जाए तो दांतों में असहनीय पीड़ा दर्द होने लग जाता है, और चरम अवस्था में ये दांत टूटकर गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय, कोल्ड ड्रिंक्स, चीनी युक्त मिठाइयाँ व अन्य पदार्थ दांतों के क्षरण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। हम देखिए दांत किस प्रकार से खराब होते हैं, इसकी क्या प्रक्रिया होती है। यह एक ठीक प्रकार का दांत है। इसमें आप देखिए दांत में कोई भी इसमें कमी नहीं है। ये यहाँ से बिल्कुल पूरा दांत है ठीक प्रकार से, इसमें कहीं बीच में कट नहीं है। अब आप देखिए ये दांत खराब होने की दूसरी अवस्था आ रही है। इसमें बीच में एक छोटा सा इसमें एक दरार पड़ गई है। अब आप देखिए ये जो तीसरा भाग है इसमें दांत बीच में से इसमें और ज़्यादा जगह हो गई है। और उसके बाद में आप देखिए ये जो इसका अंतिम जो इसका भाग आ रहा है, अंतिम इसका क्रमांक आ रहा है, इसमें आप देखिए किस प्रकार से दांत बीच में से समाप्त हो चुका है। बीच में से दांत सारा का सारा उसका दांत का क्षरण हो गया है। तो ये दांत की खराब होने की एक अवस्थाएं हैं। एक इस प्रकार से यहाँ से प्रारंभ होता है, धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाती है और इसके बाद में इस दांत को मुख से निकाल कर बाहर डालना पड़ता है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे दांत खराब नहीं हो। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए अथवा दातुन करनी चाहिए। नीम की, किक्कर की दातुन कर सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं। कुछ भी खाने के तुरंत बाद, विशेष बात जो ध्यान रखने वाली है, आपने कुछ भी खाया है, वैसे नहीं है कि आपने कोई गर्म चीज़ खाई है तुरंत ही आप कर लग, वो भी नुकसानदायक है। कुछ भी खाया उसके कुछ समय के बाद में आप पानी से कुल्ला कीजिए। कुल्ला करने का मतलब है मुंह में पानी को डालिए और अच्छी प्रकार से उस पानी को मुंह में इधर उधर कीजिए, उसके बाद में उसको नीचे डाल दीजिए। तो ये ऐसा करने से क्या होगा, मुख के अंदर गंदी अंगुली कभी नहीं करनी चाहिए अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। आप कुल्ला करोगे तो जो अन्न कण या कुछ आपने वस्तु खाई है वो मुख में होगी, वो सारी बाहर निकल जाएगी, और बाहर निकलेगी तो फिर उसमें सड़न पैदा नहीं होगी और हमारे दांत ठीक रहेंगे। अब हम देखते हैं एक छोटा सा प्रयोग है। 2 परखनीली हम लेंगे, ट्यूब लेंगे, इन्हें ए और बी के रूप में हम उनको चिन्हित करेंगे। ये परखनीली ए में 1 चम्मच उबले हुए चावल डालेंगे और 1 चम्मच उबले चावल मुख में लेकर 3 से 5 मिनट तक चबाएंगे और इन्हें दूसरी परखनीली बी में डाल देंगे। क्या करेंगे, हमने 2 परखनीली ली है तो 1 परखनीली में हमने उबला हुआ चावल डाल दिया और दूसरी जो परखनीली है उसमें हमने कौन सा चावल डाला, उबला हुआ चावल जो हमने मुंह में लिया और उसको कुछ देर तक चबाया। तो वो चबाया हुआ चावल हमने दूसरी परखनीली में डाल दिया। और ये प्रयोग है कि किस प्रकार से जो चावल में मंड उपस्थित होता है उस पर लार का क्या प्रभाव होता है। और अब इन परखनीलियों की में हम 2-3 बूंदें आयोडीन की इसमें डालेंगे और देखेंगे कि परखनीली ए और बी में क्या अंतर है। ए में हमने सीधा उबला हुआ चावल डाला था और परखनीली बी में हमने मुंह में कुछ देर तक चावल को चबाया था, उस चावल को डाला था। परखनीली के रंग में क्या परिवर्तन आता है। जीभ एक मांसलपेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधरतल से जुड़ी होती है। इसका अग्र भाग स्वतंत्र होता है, किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। ये जीभ की आप संरचना देखिए। हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को मिलाने का काम करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ के द्वारा हमें स्वाद का भी पता चलता है। इसके लिए जीभ पर छोटी छोटी स्वाद कलिकाएं होती है
जिनकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता लगा सकते हैं। अब स्वाद कलिकाएं कौन सी कलिका कहाँ पर स्थित होती है? जैसे मीठा है, नमकीन है, यह जो आगे का भाग है वहाँ पर हमें पता लग जाता है। कोई कड़वा है, उसका पीछे की तरफ भाव का पता लगता है। खट्टा है, वो जीभ के किनारों पे इसकी जानकारी होती है। जो बीच का जीभ का भाग होता है वहाँ पे स्वाद कलिकाएं कम होती है, तो वहाँ हमें स्वाद की जानकारी कम होती है। स्वाद के लिए हम एक छोटा सा इसमें प्रयोग भी कर सकते हैं। चीनी का विलयन लिया, नमक का विलयन लिया, नींबू का रस, नीम की पत्ती का रस, करेले का रस। फिर कोई मित्र है आपका, उसकी आंखों पे आपने पट्टी बांधी और उसके कोई अपनी जीभ को बाहर निकालें, सीधी रखें, और उसके बाद में फिर आप उसकी जीभ के ऊपर विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, आप उसकी जीभ पे डालेंगे और आप उसे पूछोगे। आपने मान लीजिए मीठा पदार्थ लिया, उसको जीभ के आगे रखा, उसको स्वाद का पता लगाया कि नहीं लगा, किनारों पे लगाया, पीछे की तरफ लगाया, तो उससे आप जानकारी कर सकते हैं कि मीठा जो है वो जीभ के कौन से भाग से जानकारी होती है, कड़वे की कहाँ से जानकारी होती है, खट्टे और तीखे भाग की कहाँ से जानकारी होती है। आप इस प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग करके ये जो प्रेक्षण है, जो आपकी क्या जानकारी हुई है, उसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद का टॉपिक है भोजन नली। निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। हमने जो भोजन किया, तो भोजन करने के बाद में जिस भोजन को हमने निगल लिया, निगलने का काम होता है मुंह में होगा। दांत की सहायता से, जीभ की सहायता से भोजन को चबाया जाता है और उसके बाद में वह भोजन वहाँ से ग्रास नली या ग्रसिका में आता है। अब यह ग्रसिका है वो गले और वक्ष से होती हुई ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में जो पूरी आहार नाल है वो संकुचित होती रहती है, यानी सिकुड़ती है और फिर बड़ी होती है, सिकुड़ती है, इसको कहते हैं संकुचन। तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं कर सकता। फलस्वरूप क्या होता है, हमें उल्टी होती है, जिसको वमन भी कहते हैं, उसके द्वारा वो बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना आप याद कर सकते हैं कि आपने कुछ खाया होगा और आपको फिर उसके बाद में उल्टी हो गई। तो ये क्या है, ये शरीर की एक प्राकृतिक क्रिया है कि वो भोजन शरीर के लिए ठीक नहीं था, तो वो उसको बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद में आते हैं आमाशय। आमाशय एक मोटी भित्ति वाली थैलीनुमी संरचना होती है, उसकी दीवारें होती है वो मोटी होती है। यह चपटा जे की आकृति का होता है, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। ये एक और ग्रसिका से खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है, दूसरी ओर छोटी आंत में यह खुलता है। आमाशय का जो आंतरिक जो उसका अस्तर है या आंतरिक सतह है, वो श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। ये श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस, जिसको जठर रस भी कहते हैं, ये प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। इसके बाद में भोजन आता है छोटी आंत में। छोटी आंत लगभग, हमने पहले बात की थी, 20 से 23 फीट लंबी, यानी 7.5 मीटर के लगभग लंबी होती है। अत्यधिक कुंडलित, कुंडल के रूप में गोल गोल होती है, ये घूमी हुई। ये यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी हमें कुछ रस स्रावित होते हैं। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर यानी दक्षिण की ओर स्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस को स्रावित करती है, जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है, जिसको कहते हैं पित्ताशय। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशिक रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है।
तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से जो भोजन पचा हुआ भोजन है वह क्षुद्रांत यानी छोटी आंत के निचले भाग में पहुंचता है, जहां पे आंत्र रस पाचन क्रिया को पूरा कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अब ये जो पचा हुआ भोजन है वह अवशोषित होकर छोटी आंत की जो भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है और इस प्रक्रम को कहा जाता है अवशोषण। अब छोटी आंत की जो आंतरिक भित्ति है यह इस पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है, जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं। दीर्घ रोम की आंत्र में क्या भूमिका है? ये दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है और यह दीर्घ रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां इनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को कहा जाता है स्वांगीकरण। और कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता, उसको बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। अब बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है। लंबाई इसकी 1.5 मीटर 5 फीट के लगभग होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना होता है। बचा हुआ जो अपचित पदार्थ है वो मलाशय में चला जाता है और अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा के द्वारा इस मल को बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको निष्कासन कहते हैं। अब जो घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसा होता है? आपने देखा होगा कि जो गाय भैंस घास खाने वाले शाकाहारी जंतु है, वो भोजन तो जब खाते हैं तो वो लगातार भोजन को खाते रहते हैं और उसके बाद में आपने देखा होगा कि भोजन खाने के बाद में वो आराम से बैठे रहते हैं और अपने मुंह को हिलाते रहते हैं। तो ये जो भोजन करने के बाद में वो बैठे बैठे मुंह को हिलाते रहते हैं, जैसे कि वो कुछ खा रहे हैं लेकिन वो कुछ खाते नहीं हैं। तो ये जो मुंह का उनका हिलाना होता है उसको कहते हैं जुगाली करना। वास्तव में वो क्या करते हैं? वो पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के एक भाग में इकट्ठा कर लेते हैं और यह भाग रूमेन या प्रथम आमाशय कहलाता है। अब रूमिनेंट में इनका आमाशय 4 भागों में बंटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडकों यानी छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पुनः मुख में लाता है और फिर वह उसको बार बार चबाता है। इस प्रक्रम को रोमंथन कहा जाता है। तो आपको ध्यान में आया कि किस प्रकार से गाय भैंस इस प्रकार के जो जानवर हैं वो बैठे बैठे अपने मुंह को हिलाते रहते हैं, जुगाली करते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं? उस भोजन को पचाते रहते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, दस्त। कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। कई बार जब पेट खराब होता है, पेट में दर्द होता है, तो इस प्रकार की स्थिति होती है। इस स्थिति को दस्त कहते हैं। यह संक्रमण, खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण से होता है। भारत में विशेष रूप से बच्चों में यह एक सामान्य स्थिति है। जब यह बहुत ज़्यादा रूप में हो जाता है तो यह घातक हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल और लवण की अत्यधिक क्षति होती है, इसलिए इसको सहजता से नहीं टालना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति हो तो दवाई लेनी चाहिए, आराम करना चाहिए, भोजन करने का ध्यान रखना चाहिए और चिकित्सक के पास यानी डॉक्टर के पास जाने से पहले भी रोगी को उबाल कर ठंडे किए हुए जल में 1 चुटकी नमक और चीनी घोलकर पिलाना चाहिए, जिसको जीवन रक्षक घोल या ORS कहते हैं। ये क्या करता है? जब दस्त के द्वारा शरीर से लवण और अन्य जल जो पोषक जो पदार्थ हैं उसकी कमी हो जाती है, तो फिर ऊपर से नमक और चीनी जल में घोलकर पिला देते हैं, ताकि इनके जो जिन पदार्थों की कमी हुई है उसकी पूर्ति हो जाती है। तो हमने बात की थी किस प्रकार से
जो गाय भैंस है ये जुगाली करती है, तो ये जो जुगाली करते हैं तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किसी भी रूमिनेंट अथवा रोमंथी पशु, हिरण आदि के रुमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु और मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते, इसलिए मनुष्य यदि कोई घास खाएगा तो उसका पाचन नहीं हो सकता। जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक थैली नुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन वहाँ पर कुछ जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में नहीं होते। अब तक आपने जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें न तो मुख होता है और न ही पाचन तंत्र, फिर भी वे किस प्रकार से भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं और पाचन करते हैं, ये इसको हम देखेंगे। जैसे अमीबा। अमीबा आपको जानकारी है एक कोशिका वाला जीव होता है। यह जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिका में एक ही कोशिका झिल्ली होती है जो कि गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती है। ये अमीबा निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है जिसे पादाभ अथवा कृत्रिम पाँव कहते हैं, जो इन्हें गति देने और भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो वह खाद्य कण के चारों ओर पादाभ विकसित करके इसे निगल लेता है और खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। खाद्य धानी में भी पाचक रस स्रावित होते हैं और ये खाद्य पदार्थों पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदलते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव और गुणन के लिए उपयोग किया जाता है और जो बिना पचा हुआ अपशिष्ट खाद्य धानी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में एक जैसा है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है। इसके बाद में जो आगे का अध्याय आएगा उसमें हम आंत के द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थ का शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरण कैसे होता है इसके विषय में पढ़ेंगे। और इस पार्ट का जो नेक्स्ट वीडियो आपके सामने आएगा उसमें हम इसके जो क्वेश्चन आंसर है, प्रश्नोत्तर है, उसके बारे में हम विचार करेंगे, वो प्रश्नोत्तर हम करेंगे।